आज की अपडेट में 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, जनवरी महीने की पेंशन आने से पहले ही कुछ पेंशनर्स के खाते में करीब 85,000 भारतीय नेपाली रुपया का एरियर क्रेडिट हुआ है और बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये पैसा किस मद का है। दूसरी, जनवरी की पेंशन कुछ बैंकों में क्रेडिट होना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ बैंकों में अभी देरी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी, हवलदार रैंक से रिटायर हुए कई पेंशनर्स को ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन लागू होती है, मगर सही प्रोसेस ना करने की वजह से वो लाभ और एरियर रुक जाता है। इन तीनों मुद्दों को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही जानकारी आगे आपकी पेंशन सही कराने में सीधे मदद करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी काम की समय पर मिलने वाली अपडेट मिस ना हो, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि अगली बार आपको खोजकर नहीं, अपने आप अपडेट मिल जाए। सबसे पहले उस केस की बात जिसमें जनवरी की रेगुलर पेंशन से पहले 85,000 भारतीय नेपाली रुपया के आसपास एरियर आया। ऐसे मामलों में अक्सर पेंशनर को लगता है कि शायद किसी नए सर्कुलर का लाभ मिल गया या कोई बड़ा एरियर रिलीज हो गया, लेकिन असल वजह अलग भी हो सकती है। कई बार सर्विस रिकॉर्ड में कोई इंक्रीमेंट पे फिक्सेशन या किसी छोटे से पे एंट्री की गलती वर्षों तक दबकर रह जाती है। पेंशनर को खुद भी पता नहीं चलता, क्योंकि हर महीने एक ही रकम आती रहती है और हम उसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरी शिकायत या कंप्लेंट के जरिए सिस्टम में अपना रिकॉर्ड दोबारा खुलवाते हैं, तो पुरानी फाइलें, पुराने पे स्टेप्स और बकाया एंट्रीज फिर से जांच में आ जाती हैं। तब जो पैसा वर्षों से कागजों में सही लेकिन भुगतान में नहीं था, वो अचानक लमसम के रूप में क्रेडिट हो सकता है। इस केस में भी यही हुआ। पेंशनर 2023 में रिटायर हुए थे, सर्विस लगभग 24 साल के आसपास पूरी थी और मूल रिकॉर्ड के अनुसार उनकी रैंक पे लेवल की डिटेल सही थी। जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए तो एक बात साफ दिखी कि उनकी सर्विस अवधि के हिसाब से जिस एमएसपी अपग्रेडेशन का लाभ बनता था, उसके हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन होना चाहिए था। रिकॉर्ड साइड से जवाब आया कि हमारे हिसाब से तो पार्ट 2 ऑर्डर और पे लेवल की प्रक्रिया रिटायरमेंट के समय पूरी थी। पीपीओ के शुरुआती डेटा में भी सब सही है, यानी रिकॉर्ड की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। तब सवाल उठा कि फिर पेंशन हवलदार रैंक कम पे लेवल के हिसाब से क्यों आ रही है। यहीं पर असली पॉइंट आता है। कई बार रिकॉर्ड सही होता है, पर पोर्टल प्रोसेसिंग साइड पर गलत मैपिंग या गलत रैंक मैप के कारण पे लेवल नीचे का लग जाता है और पेंशन कम बनकर आती रहती है। जब स्पर्श पीपीओ डिटेल ध्यान से मिलाई गई तो संकेत मिला कि समस्या प्रोसेसिंग साइड की है, यानी रैंक के हिसाब से पेंशन फिक्सेशन गलत बैठ रही थी। अब इसी शिकायत की प्रक्रिया में एक दूसरा फायदा हुआ। उनके खाते में 85,000 भारतीय नेपाली रुपया का एरियर भी आ गया। बाद में समझ आया कि यह पैसा किसी नए ऐलान का नहीं था, बल्कि उनका पुराना बकाया था, जो सर्विस के दौरान एक इंक्रीमेंट पे स्टेप के सही लगने से जुड़ा था। यानी रकम बनती थी लेकिन समय पर लागू नहीं हुई और अब क्लियरेंस के दौरान रिलीज हो गई। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आपके खाते में ऐसा लमसम आता है तो सिर्फ खुश होकर रुकिए मत। उसी समय लमसम स्लिप डिस्क्रिप्शन, पेमेंट डिटेल और पीपीओ हिस्ट्री जरूर चेक करिए कि ये एरियर किस हेड में आया, किस अवधि का है और क्या ये पूरा है या अधूरा, क्योंकि कई बार एरियर का कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है और आपको कम भुगतान हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे और आप अपने हक की रकम समय पर निकलवा सकें, तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपकी पेंशन से जुड़ी जरूरी बातें आप तक पहले पहुंचे। अब आते हैं जनवरी महीने की पेंशन पर। इस समय स्थिति यह है कि कुछ बैंकों ने जनवरी की पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ बड़े बैंकों में अभी पेंशन का क्रेडिट सभी के लिए नहीं हुआ। बहुत से पेंशनर्स मैसेज कर रहे हैं कि फोल्ड मैसेज नहीं आया, एसएमएस नहीं मिला या कई स्पर्श से इंटीमेशन नहीं आया। यहां एक बात ध्यान रखें, कई बार एसएमएस मैसेज नहीं आता लेकिन पेंशन क्रेडिट हो जाती है, और कई बार मैसेज पहले आ जाता है, क्रेडिट कुछ घंटे बाद होता है। इसलिए पहला कदम यही है कि आप मोबाइल मैसेज पर पूरी तरह निर्भर न रहें। नेट बैंकिंग, पासबुक, बैंक ऐप से बैलेंस देखकर भी कंफर्म कर लें। फिर भी अगर देर हो रही है तो घबराइए मत,
क्योंकि अलग अलग बैंक की प्रोसेसिंग टाइमिंग अलग होती है। महीने की शुरुआत में बैच प्रोसेसिंग चलती है और कुछ बैंक अगले दिन तक भी क्रेडिट करते हैं। अगर किसी की पेंशन पहले लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से रुकी थी और बाद में क्रेडिट हो गई, तो ऐसे पेंशनर्स को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अब उनका लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस अपडेट है या नहीं। कई बार ऑनलाइन सबमिट होने के बाद भी स्टेटस 8 पेंडिंग दिखता है और बैंक साइड पर देरी हो जाती है, लेकिन आमतौर पर समय रहते पेंशन क्रेडिट हो जाती है। फिर भी अगर लगातार देरी हो रही हो तो आप संबंधित हेल्पलाइन कस्टमर केयर से पूछ सकते हैं या फिर अपनी पीपीओ डिटेल और बैंक मैपिंग की जांच करा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी सारी जरूरी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर बार परेशान होकर पूछना न पड़े और समय रहते सही कदम पता चल जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हवलदार रैंक और ऑनरी नायब सूबेदार वाई पेंशन। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हवलदार के रूप में रिटायर हुए, लेकिन उन्हें 15 अगस्त या अन्य अवसर पर ऑनरी नायब सूबेदार की मानद उपाधि मिली होती है। नियम के अनुसार अगर ऑनरी रैंक वैध रूप से लगी हुई है और रिकॉर्ड में दर्ज है तो उनकी पेंशन में उस रैंक का लाभ बन सकता है। समस्या यह है कि कई पेंशनर्स को पता ही नहीं होता कि इसके लिए कौन सी कार्रवाई करनी है। कई बार रिकॉर्ड में ऑनरी अपडेट रहता है पर पेंशन प्रोसेस में वो रैंक रिफ्लेक्ट नहीं होती। नतीजा ये होता है कि पेंशन हवलदार के हिसाब से आती रहती है, जबकि ऑनरी नायब सूबेदार के हिसाब से बननी चाहिए थी। अंतर आमतौर पर बेसिक पेंशन में भी आता है और उसी के साथ डीआर महंगाई राहत का डिफरेंस भी बनता है, इसलिए एरियर काफी बड़ा हो सकता है। एक केस में पेंशनर एक्स ग्रुप से थे, सर्विस 25 से 26 साल के आसपास थी। उन्होंने बताया कि नायब सूबेदार के लिए जो सामान्य प्रमोशन अपग्रेडेशन है वह नहीं मिली, लेकिन 15 अगस्त को ऑनरी रैंक मिली थी। अब ऑनरी रैंक की वजह से पेंशन का लाभ बनता है पर उन्हें मिल नहीं रहा था। जब शिकायत सही प्लेटफॉर्म सही तरीके से दर्ज करवाई गई तो रिकॉर्ड साइड से साफ जवाब आया कि इनकी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन लगनी चाहिए और संबंधित कार्यालय को निर्देश भी गया कि कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर ऑनरी रैंक की पेंशन आज से लागू होती है तो उसके साथ पिछली तारीख से अब तक का बेसिक डिफरेंस और उस पर डीआर का डिफरेंस दोनों एरियर के रूप में निकलता है। यही वजह है कि सही जानकारी होने पर पेंशनर अपने हक का पैसा निकाल पाते हैं और जानकारी नहीं होने पर वही पैसा वर्षों तक रुका रह जाता है। इसलिए बार बार कहना पड़ता है अपनी पेंशन का बेसिक रैंक पे लेवल और एमएससीपी ऑनरी की एंट्री सब कुछ खुद चेक करिए। अगर आपको ये काम की बात लग रही है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसी केस टू केस जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अब कुछ पेंशनर्स के सवाल और उन पर जरूरी मार्गदर्शन। एक पेंशनर ने लिखा कि पर से पेंशन का मैसेज नहीं आया। लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने दोबारा ऑनलाइन दिया था। पिछली बार पेंशन क्रेडिट भी हो गई थी, लेकिन इस बार जनवरी की पेंशन का मैसेज नहीं आया। ऐसे में आपको सबसे पहले बैंक में क्रेडिट चेक करना है और फिर भी अगर क्रेडिट नहीं हुआ हो तो 1-2 दिन का समय दें, क्योंकि बैंक टू बैंक प्रोसेसिंग अलग होती है। कई बार मैसेज ना आने के बावजूद पेंशन आ जाती है। अगर 2 से 3 दिन तक क्रेडिट ना हो तब आप अपनी पीपीओ मैपिंग, लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस और बैंक लिंकिंग की जांच कराएं। चिंता की वजह से गलत जगह दौड़ भाग ना करें, पहले डेटा कंफर्म करें। एक और सवाल आया कि पीएमआर वाले केस का क्या हुआ, सुनवाई की अगली तारीख कब है। ऐसे कानूनी मामलों में अपडेट तारीख के हिसाब से बदलती रहती है और जो तारीख बताई गई है वह 3 फरवरी को अगली सुनवाई की है। जैसे ही आगे कोई ठोस अपडेट आता है उसी के हिसाब से जानकारी शेयर की जाती है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है। मैं फिर से कहूंगी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन रखिए ताकि ऐसे कोर्ट केस या नीतिगत बदलाव की अपडेट आपको मिस ना हो। एक पेंशनर ने बताया कि वे हवलदार हैं, सर्विस 24 साल 15 दिन है। वे 1 अप्रैल 2006 को रिटायर हुए थे और एमएससीपी उन्हें 1 जुलाई 2024 को मिली। उनकी बेसिक पेंशन 2825 भारतीय नेपाली रुपया बताई गई है। यहां 2 बातें ध्यान रखें। पहली, अगर एमएससीपी बहुत सालों बाद लागू हुई है तो एरियर की अवधि लंबी बनती है और अक्सर वहीं पर कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी,
आपको यह देखना है कि एरियर सही अवधि से सही बेसिक के साथ सही डीआर रेट के साथ जोड़ा गया है या नहीं। कई बार सिस्टम केवल आंशिक अवधि का एरियर देता है या कुछ महीनों का डीआर डिफरेंस मिस कर देता है, इसलिए कैलकुलेशन शीट डिटेल मांगिए और डिटेल के आधार पर कंफर्म करिए कि आपका पैसा पूरा मिला है या नहीं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इतना लेट हो गया, अब क्या मिलेगा, ऐसा सोचकर बैठ न जाए। 2006 रिटायर्ड केस में भी एमएससी 2024 पुलिस लॉटियों में लग सकती है। इसका मतलब है कि सही प्रोसेस से पुराने केस भी सुलझते हैं। बस जरूरत है जागरूक रहने की और सही जगह शिकायत दर्ज कराने की। अगर आप या आपके जानने वाले ऐसे किसी केस में हैं तो जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी पेंशन की एक छोटी गलती भी सालों में बड़ी रकम बन जाती है। अब आखिरी सवाल, एक पेंशनर 2003 में डीएससी से रिटायर हुए, वे ईसीएचएस में इलाज नहीं कराना चाहते, उन्होंने ईसीएचएस कार्ड भी नहीं बनवाया और उन्हें फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता। ऐसे मामलों में एफएमए शुरू कराने के लिए आपको औपचारिक कार्रवाई करनी होती है। सबसे पहले यह कंफर्म करें कि आपका रिकॉर्ड प्रोफाइल किस सिस्टम में मैप है और मेडिकल बेनिफिट का स्टेटस क्या दिख रहा है। इसके बाद आपको संबंधित कार्यालय प्रोसेस के जरिए लिखित अनुरोध देना पड़ता है और आवश्यक डिक्लेरेशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है कि आप ईसीएचएस सुविधा नहीं ले रहे हैं और एफएमए के लिए पात्र हैं। कई जगह यह प्रक्रिया स्पर्श संबंधित हेल्प डेस्क के माध्यम से आगे बढ़ती है और कुछ केस में नजदीकी संबंधित कार्यालय पॉलिक्लिनिक से भी मार्गदर्शन लेना पड़ता है ताकि आपकी फाइल सही चैनल से आगे जाए। सबसे जरूरी बात यह, अलाउंस अपने आप शुरू नहीं होता, इसके लिए रिक्वेस्ट और प्रोसेसिंग जरूरी है। एक बार प्रक्रिया सही हो जाए तो आगे भुगतान नियमित बन जाता है। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या है तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, लिखित अनुरोध दें और स्टेटस फॉलो अप जरूर करें। आज की वीडियो का सार यही है कि सही जानकारी होने पर पेंशन से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। किसी के खाते में बिना उम्मीद के 85,000 भारतीय नेपाली रुपया का बकाया निकल आता है। किसी की गलत रैंक वाली पेंशन सही हो सकती है और किसी को ऑनरी रैंक का सालों का एरियर मिल सकता है। बस आपको अपने बेसिक रैंक पे लेवल और एमएससीपी ऑनरी अपडेट की जांच खुद करनी है और जहां गड़बड़ी दिखे वहां सही तरीके से शिकायत दर्ज करनी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बातें बाकी पेंशनर्स तक भी पहुंचे। और एक बार फिर याद दिला दूं, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपकी पेंशन से जुड़ी कोई जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। जय हिंद।